नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका अंकित मोदनवाल आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो पिछले टॉपिक्स में आप लोगों ने देखा था, पिछले टॉपिक्स में वैसे आज का टॉपिक तो आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कुछ चीज़ों का हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर हम अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको बताया था कि 2π/4πε0 r³ होता है। कब? जब हम अक्षीय बिंदु पर निकालते हैं। इसी तरीके से अगर हम निरक्षीय बिंदु पर निकालते हैं, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो उसका फॉर्मूला था कि P/4πε0 r³ होता है। और कल एक चीज़ और हमने देखा था कि जो बल आघूर्ण होता है वो P×E के बराबर होता है वेक्टर फॉर्म में। ये तीन चीज़ें कल हम लोगों ने देखा था। और आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए समझते हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। समझिए, देखिए कैसे समझते हैं। अच्छा, हर बार की तरह इस बार भी आपको एक बात बता दें कि अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो 3 बुक्स हम प्रेफर कर रहे हैं। NCERT, बालाजी और नगीन पब्लिकेशन की। NCERT से सिलेबस को देखेंगे और बालाजी और नगीन पब्लिकेशन से हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक, हेडिंग आप सभी लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इसको दर्शाते किससे हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम फाई ई से दर्शाते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? फाई ई है। और यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, यूं कहें स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसे हम कैसे, सबसे पहले अगर इसको हम थ्योरेटिकली समझना चाहें तो वैद्युत फ्लक्स जो होती है किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताती है, या कह सकते हैं संख्या को बताती है, या उसके घनत्व पर चर्चा करती है। कहने का मतलब, अगर फ्लक्स ज़्यादा हो गया किसी एकांक की सरफेस से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या ज़्यादा हो गई तो फ्लक्स आपका ज़्यादा हो जाएगा, कम हो गया तो आपका कम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हम एक चीज़ कह सकते हैं कि आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो किसी एकांकी क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, उनके घनत्व पर टिप्पणी करती है, उनकी संख्या पर टिप्पणी करती है। ये हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। समझिए, जैसे मैंने एक एकांकी सरफेस ले लिया, एकांकी सतह लिया। ये क्या है? ये कोई आपका सरफेस है जिसकी एरिया आपका ए है। इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, इसका छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया जिसको हम कहेंगे DA। अब यहां से बल रेखाएं मान लीजिए निकल रही हैं। ये आपकी बल रेखाएं क्या हो रही हैं? इसमें से इमिट कर रही हैं। आपका ये क्या है? E है, वेक्टर E। अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें किसी एकांकी क्षेत्रफल पर किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की संख्या को बताती है। अब इस चीज़ को अगर हम गणितीय समझना चाहें तो किस तरीके से समझते हैं, देखिए यहाँ पे कहते हैं, अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहें
मैथमेटिकली या कहें कि गणितीय रूप से अगर हम इसको वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना चाहें तो कहते हैं कि जो फाई होता है, फाई ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई ई बराबर किसके होता है? ई डॉट डी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये थीटा क्या है कि जैसे सतह है, इस सतह का जो वेक्टर ए है, मान लीजिए इस साइड में है आपका ए की दिशा या डी ए की दिशा आप ले लीजिए, और फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है इधर मान लीजिए आप। तो कहने का मतलब है कि डी ए और ई के बीच में जो बनने वाला कोण है वही हमारा क्या है? थीटा है। तो हम यहाँ से अगर आपको फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो फ्लक्स किस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है? थीटा को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो थीटा ई तथा डी ए के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ें। अब यहाँ से भी 3 कंडीशन देखिए निकल करके आता है। कैसे? इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, देखिए 3 कंडीशंस कैसे होंगे फिर उसको समझते हैं। उसकी फिजिकली हम उसको समझेंगे कैसे ये आपका फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, कैसे अंदर जा रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 3 कंडीशन इसके निकल के आ सकते हैं कि जो आपका फाई ई है वैद्युत फ्लक्स, ये बराबर किसके होता है? तो आप कहेंगे कि ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो थीटा का रेंज क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो यहाँ से देखिए 3 इसके कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन ए है कि जब थीटा का मान आपका 90 से कम हो, 90 से थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो उस अवस्था में आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सरफेस है, मैं पूछूं इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, तो आप कहेंगे आपके साइड में है, आपके साइड में होगा एरिया वेक्टर। और फील्ड लाइन की भी दिशा किधर होगी? आपके ही साइड में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप एक प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे मान लीजिए खड़ा हुआ है और ये आपका सरफेस है। तो अगर फील्ड लाइन आपके साइड में आ रही हैं, कि जैसे मान लीजिए अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को एक एरिया सरफेस ले लें, कंसीडर कर लें, और कंसीडर करने के बाद आप प्रेक्षक के रूप में यहाँ पे खड़े हो जाइए और फील्ड लाइन जो है आपकी वैद्युत बल रेखाएं आपके साइड में आए। आपके साइड में अगर वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं तो उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होता है। फ्लक्स का पॉजिटिव होने का यही मतलब है
कि फील्ड लाइन जो है, आपकी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्रेक्षक की तरफ आ रही हैं, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हैं। क्लियर हुई बात? इसका मतलब क्या है? अब देखिए अगला केस कैसे बनाएंगे। यहां पे अगला जो केस है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो आपको पता है कि थीटा के वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होने पर नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का मान 90 से बड़ा होने पर क्या होगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रथम चतुर्थांश में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि जब आपका थीटा का मान, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आपका जो फाई ई होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव से तात्पर्य क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए फिर से मानिए ए आपका क्या है, कोई सतह है, इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए आपके साइड में अगर आ रहा है, आपके साइड में अगर आ रहा है, लेकिन फील्ड लाइन जो है इसके अंदर जा रही हैं, फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा फाई जो है वो नेगेटिव है तो सीधा सा मतलब है कि फील्ड लाइन जो है उस सतह के अंदर जा रही हैं। जैसे इस चीज को भी समझना चाहें, आपका यह व्हाइट बोर्ड है और आप व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो जाएं और इस व्हाइट बोर्ड के सापेक्ष जो फ्लक्स है आपका वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ही है कि फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही हैं, व्हाइट बोर्ड के अंदर ऐसे आ रही हैं, ऐसे चली जा रही हैं अंदर। प्लस होने का मतलब क्या है, प्लस होने का मतलब बाहर निकल रही हैं। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है कि जब थीटा का मान 90 से कम होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या कहता है, थर्ड कंडीशन आपका यह है कि जब थीटा बराबर 90 होगा, इसको समझते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है, देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे आपका एरिया वेक्टर आपके साइड में है, एरिया वेक्टर क्या हो गया, इस साइड में है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो वो इधर हो, तभी तो होगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन फील्ड लाइन आपके पास ना आवे। जैसे समझने का मतलब है कि अगर फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइन वहां से उस सतह से गुजर नहीं रही है, यह इसका मतलब होता है। तो उस दौरान आपको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 अगर 0 है, इसका मतलब है हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी कितना होगा, 0 होगा। इस बात को अच्छे से समझ के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला हेडिंग आपका होगा, अगला क्या, चलिए इसी में स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनको हम देखेंगे। स्पेशल केस आपका है, देखिए यहां पे स्पेशल केस कि जब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री होगा तो उस दौरान cos थीटा कितना होगा, cos 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई का मान कितना आ जाएगा, फाई का मान ए के बराबर हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगला जो अपना स्पेशल केस है, ये पहला है
और दूसरा जो स्पेशल केस है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ से आप रखेंगे फॉर्मूले में तो फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसके यूनिट के बारे में देखेंगे। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखिए। यूनिट देखते हैं, तो हेडिंग यहां पर लगा लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वैद्युत फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फाई ई। फाई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या हिंदी में लिखना चाहें तो बीमी सूत्र ऐसे आप लिख सकते हैं कि फाई ई का इकाई एवं विमीय सूत्र देखिए कैसे निकलेगा। अगर सबसे पहले आप इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो पता है क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई को अगर आप ई को डिफाइन करना चाहें तो ई बराबर किसके होता है? एफ अपॉन क्यू के इंटू ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मात्रक कितना होगा फोर्स का, तो आप कहेंगे फोर्स का मात्रक कितना हो जाएगा? एफ का मात्रक आपका होता है न्यूटन, ए का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और क्यू का क्या हो जाएगा? कूलाम। तो यहां से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, इसका मात्रक कितना हो जाएगा? कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा इसका यूनिट। आप इसे अच्छे से इसको देख लीजिए। यूनिट भी कई बार पूछा गया है। यूनिट अगर आपको डिफाइन करना है तो ई को आप एफ अपॉन क्यू में ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद एफ का क्या हो जाएगा? फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा। क्यू क्या है? आपका कूलाम है। ए क्या है? एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मात्रक कितना निकल के आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बीमीय सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखिए, क्योंकि पूछे गए हैं सब, ये सब सारी चीज़ें 2 मार्क्स में आते हैं आपके पेपर में, तो बी केयरफुल। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में मल्टीपल बार पूछा गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं आपके कि इसका बीमा क्या होगा, या इसका ESI यूनिट हम कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए अब बीमा निकालते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए डायमेंशन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे आप देखिए।
बीमीय सूत्र की तरफ अगर हम बात करें तो आपको पता है फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए आप कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, फिर से उसी तरीके से कि हम ई को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे एफ अपॉन क्यू है, एफ अपॉन क्यू और ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का देखिए कोई बीमीय सूत्र तो नहीं होगा। एफ का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा बताइए? एफ का बीमीय सूत्र कितना होता है? एम एल टी की पावर -2। क्यू का कैसे निकालेंगे? क्यू का आवेश होता है ना, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि I बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? आई टी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब इसका क्यू का जो बीमीय सूत्र होगा I इंटू टी। आई का कितना होता है? एम्पियर, और टी का तो टी ही हो जाएगा, टाइम इससे यहाँ पे निकाल लेंगे। और एरिया है तो एल स्क्वायर। देखिए कैसे निकलेगा, इसका भी बीमीय सूत्र देखिए यहाँ से डिराइव हो चुका, तो यहाँ से आ जाएगा एम, एल है, एल स्क्वायर है तो एल क्यूब, टी की पावर, अब देखिए एक टी है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, टी का पावर -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1। तो ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से कि फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होगा। ये बहुत बार आपके पेपर में ये चीज पूछा गया है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट टॉपिक। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, बहुविकल्पीय में या अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आया करते हैं, तो रेडी फॉर दैट। अगला जो होगा अपना जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो एक लॉ है जिसको कहते हैं गॉस का नियम। इसके जस्ट बाद हम सीखेंगे गॉस के नियम क्या होते हैं और गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग आपका है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। आप लिख लीजिए गॉस का नियम। अगला हेडिंग अपना क्या है? गॉस का नियम। गॉस का नियम। देखिए अगर आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में गॉस का जो नियम है इसको हम पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं। आप अगर बालाजी या नगीन अगर आप देख रहे होंगे तो इसको अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, लेकिन बशर्ते अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका चैप्टर 1 का ही पार्ट है। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें इस नियम को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। नियम को जानने के बाद इसके अनुप्रयोगों को जानेंगे। तो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, उसमें से इसका एक अनुप्रयोग तो चला गया। तो आपके सिलेबस में वर्तमान में 2 ही अनुप्रयोग हैं। गॉस के 2 अनुप्रयोग हम लोग सीखेंगे और गॉस के नियम क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों को विधिवत जानेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए कैसे जानना है तो ध्यान से समझते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इन चीज़ों को। इंग्लिश में आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। इंग्लिश में कहेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस का नियम क्या होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे कैसे समझते हैं। देखिए इसके एक स्टेटमेंट है, इसको पहले लिखते हैं, लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच, परिबद्ध कुल आवेश के बीच, कुल आवेश के बीच संबंध बताता है, संबंध बताता है। देखिए कैसे, देखिए अगर इसके स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के संबंध को बताता है। ये स्टेटमेंट है। इसको और अच्छे से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहां लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे इसके आगे लिखेंगे, इसके अनुसार, इसके अनुसार इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका जो फाई ई है, वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अच्छे समझते हैं इस चीज को, क्या डेफिनेशन, क्या स्टेटमेंट इसका बता रहा है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ओके, चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। लिखा है कि इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से, एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा इस बात को समझते हैं। सबसे पहले एक गॉसियन सतह हम बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा गॉसियन सतह है, गॉसियन सरफेस कहते हैं इसको इंग्लिश में, गॉसियन सरफेस, हिंदी में गॉसियन सतह कहेंगे।
ओके। इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है, मान लिया इस गॉसियन सतह के भीतर Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ढेर सारे आवेश इसके अंदर उपस्थित हैं। ओके, क्या बताया मैंने अभी तक? सिर्फ दो बातें मैंने कहा कि एक गॉसियन सतह है, ये आपका क्या है? गॉसियन सतह, जिसको इंग्लिश में गॉसियन सरफेस कहेंगे। इस गॉसियन सतह के भीतर आवेश हैं। अगर आवेश हैं और सतह है तो एक बात सिद्ध है, इस सतह का फ्लक्स कितना होगा? इस चीज को परिभाषित करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गॉस। तो गॉस ने एक नियम दिया। नियम के अनुसार क्या बताया कि अगर कोई गॉसियन सतह है और उसके भीतर परिबद्ध जितने भी आवेश हैं सबका योगफल आप निकाल लीजिए। जैसे आप इसको निकालना चाहते हैं, इसका अगर फ्लक्स, तो गॉस ने क्या बताया कि इस गॉसियन सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, उस समस्त आवेशों का पहले योगफल निकाल लीजिए। आप चाहे तो सबको जोड़ लीजिए, सिग्मा ऑफ सारे आवेशों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, i बराबर 1 से n तक अपॉन एफ साइलेंट नॉट गुना होता है। इस बात को समझ में आई कि नहीं? देखिए यहाँ मैंने कहा कि जो फाई ई होता है सारे आवेशों का योगफल बटा एफ साइलेंट नॉट होता है, एफ साइलेंट नॉट गुना होता है। अगर आपको किसी गॉसियन सतह के भीतर अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले जितने भी आवेश हैं सबको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसको 1/एफ एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट से उसको भाग दे देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा गॉस ने बताया था। ओके, कैसे हमने सीखा? देखिए ध्यान से। जैसे क्या मैंने कहा कि एक गॉसियन सतह है, उसके अंदर जितने चार्ज हैं आप सारे चार्ज को क्या करिए? जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद एप्सिलॉन नॉट से इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? फाई ई आ जाएगा। फाई ई का मतलब क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके निगमन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, नहीं तो एक प्रॉब्लम चलिए कर लेते हैं इसी से रिगार्डिंग, कैसे होगा देखिए। प्रॉब्लम क्या है? देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोई एक गॉसियन सतह है, एक कोई गॉसियन सतह है और इसके अंदर मैंने 10 वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। इसके अंदर कितने हैं? मान लीजिए 10 की संख्या में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, -q + q, ऐसे करके मैंने कितने रखे हैं इसके अंदर? 10 हैं। मान लो यहाँ तक की दूरी 2l है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ऐसे पूछा गया है, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछे गए हैं या फिर ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी, यूपी बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। क्या है कि कोई गॉसियन सरफेस है, उसके भीतर आपने 10 वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका फ्लक्स कितना होगा, तो बताइए फ्लक्स कितना होने वाला है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फाई ई, तो गॉस का हम नियम लगाएंगे 1/एप्सिलॉन नॉट, किसका? सारे आवेशों का योगफल। आप मुझे बताओ, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है आप उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? अगर +q हो -q हो, जुड़ के तो 0 होगा। चाहे 10 हो चाहे 10 लाख हो, सब जुड़ करके कितना होने वाला है? 0 होगा। तो समस्त आवेशों का जो योगफल है वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फाई यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन हम यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे? देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी गॉसियन सरफेस, समझिए बात को, कह सकते हैं कि यदि किसी गॉसियन सरफेस या किसी गॉसियन सतह के भीतर यदि n संख्या में, n का मतलब 1, 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, कितने भी हों, अगर उसके भीतर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस सतह का वैद्युत फ्लक्स सदैव 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समस्त आवेशों का जो योगफल होगा वो 0 होगा। तो 0/एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पेपर में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
पेपर में ही पूछेगा कि ऐसे +2 -2 डाइपोल्स हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, इसको किसी गॉसियन सतह में रखा गया है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष में आपको क्या निकालना, फाई का मान निकालना। तो फाई का मान हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे इसको आप लोगों ने लिख लिया ना, ओके। एज अ क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम निगमन की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग आप लोग लगा लीजिए डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, ऑफ गॉस लॉ, ऑफ गॉस लॉ। या हिंदी में आप लोग लगाना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गॉस के नियम का निगमन, गॉस के नियम का निगमन, गॉस के नियम का निगमन, गॉस के नियम का निगमन। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक गॉसियन सतह लेंगे, या एक गॉसियन सतह नहीं, आप एक स्फीयर ले लीजिए, गोला ले लीजिए। हमने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या r है। ये क्या है, गोला है, वृत्त नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, ये 3D फिगर है, जैसे फुटबॉल होता है उस टाइप में हम इसको कंसीडर करेंगे। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, r इसकी त्रिज्या है, बात ध्यान में रखिए आप, r इसकी त्रिज्या है। इसके केंद्र पर एक Q आवेश रखा गया है, प्लस Q आवेश जो है इसके केंद्र पर, मतलब गोला जो है, गोला हमने लिया, उस गोला के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर मैंने प्लस Q आवेश को रखा। अगर आपसे पूछें कि गोले की त्रिज्या कितनी है तो r है, r इज द रेडियस। इतनी बात आपको समझ में आया। अब देखिए, अगर प्लस Q आवेश है और r दूरी पर मैं पूछूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप कहेंगे E बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 r² होगा। अगर इस Q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करना चाहें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E बराबर Q अपॉन 4πε0 r² होगा। अब देखिए, अब यहां पर हम इस पूरे की एरिया अगर A है, इस पूरे की एरिया अगर A है तो हम एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, यहां से एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया, कट किया, और इसका जो एरिया वेक्टर हमने फाइंड आउट किया वो कितना हो गया, DA हो गया। एरिया वेक्टर कितना इसका, DA है। और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है, वो भी आपका E है। तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि DA और E की जो दिशा है वो समान है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के ऊपर समांतर क्या ओवरलैप कर चुकी है। देखिए एक लाइन इधर थी और इसके ऊपर दूसरी लाइन आ चुकी है, तो ओवरलैप कर चुका है। तो हम यहां से ओवरलैप अगर कर चुका है तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होने वाला है कि नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई E बराबर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कितना होता है, सरफेस इंटीग्रल
ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। तो समीकरण 1 से आप E का मान क्या रख सकते हैं, Q अपॉन 4πε0r²। तो इस E के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से हम लिखेंगे यहाँ पे कि फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल, इसको सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे, जो साइन आप हम देख रहे हैं इस टाइप में, इसको इंटीग्रेशन ही नहीं कहेंगे, आप सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे। आप अगर हायर क्लासेस में जाएंगे बीएससी में या बीटेक में, तो वहाँ पे इस चीज़ को बताया जाएगा, तो इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं हम इसको, सरफेस इंटीग्रल। ई का मान कितना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि Q अपॉन 4πε0r²। ओके, डी ए लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये आपका फाई ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, क्यों आपका कांस्टेंट है, 4 पाई भी आपका एक नियतांक है, कांस्टेंट है, आर भी आपका कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को हम बाहर ले रहे हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे कितना आएगा, Q अपॉन 4πε0r², सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डी कट के क्या हो जाएगा, आपका बचेगा ए। फाई ई बराबर कितना हो गया, Q अपॉन 4πε0r²। अब इंटीग्रेशन और डी कट के क्या बचेगा, ए बचेगा, ए लिख दीजिए, ए आप लिख दो। मैं पूछूं ए क्या है, तो अभी भी जब मैंने डायग्राम बनाया तो आपको बताया था कि ए क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल है। तो आप लोगों ने गणित में जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई गोला हो और जिसकी त्रिज्या r हो, स्मॉल r त्रिज्या हो, और इस गोले का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो इस ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4πr²। तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा कि फाई ई बराबर Q अपॉन 4πε0r²। मैं पूछूं ए का मान कितना, ए तो आपका त्रिज्या, ए आपका क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल है। आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 4πr² के बराबर होता है। ओके, अब आप यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ बातें कट रही हैं, जैसे 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, और एटलीस्ट हमारा जो फॉर्मूला है, जो गॉस का नियम मैंने आपको स्टेटमेंट में मैंने बताया था, वो यहाँ से निकल करके आता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से फाई ई बराबर कितना आ गया, Q अपॉन ε0, Q अपॉन ε0 हो गया। और यही होता है गॉस के नियम से फ्लक्स का जो सूत्र है, यही निकल करके आता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमें लगता है कि आप इस टॉपिक से अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई यहाँ पे डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार मैं और अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या किया मैंने, देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, गॉस के नियम का निगमन। ठीक, इसको निगमित करने के लिए, इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम सबसे पहले गोला लेंगे। मैंने गोला लिया, गोले की त्रिज्या मैंने r ली, r ले लिया, और इसके केंद्र में मैंने प्लस Q आवेश को रख दिया, और इस गोले का एक छोटा सा पार्ट लिया जिसका एरिया वेक्टर dA है, और Q के कारण
क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो ई है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा और डीए की दिशा दोनों समान है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से क्या मतलब निकलता है, हम फॉर्मूला जानते भी हैं कि cos थीटा बराबर यहाँ से मतलब हो गया 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं आप, cos 0 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला अच्छा निकल के कितना आएगा? फाई ई बराबर फाई ई डॉट डी ए। तो समीकरण 1 से हम ई का मान यहाँ पे रखेंगे। ई का मान कितना है जी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर उठा के यहाँ पे रखेंगे। ये पूरा कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, इसको बाहर ले लिया, उसके बाद डी ए लिया। अब इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हुआ, ए आ गया। ए आपका क्या एरिया है, एरिया आपने यहाँ पे ले लिया। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने इसको सॉल्व किया, सारी वैल्यू कट गई और फाइनली आपका कितना आ गया? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो गया होगा। कभी कभी देखिए बोर्ड एग्जाम में एक बात पूछी गई है कि जो गॉसियन सरफेस है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कई बार पूछा गया है। तो 2-3 विशेषताएं हम लोग चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से आ गया होगा। ओके, ओके, चलिए अगला टॉपिक जो अपना होगा, अगले टॉपिक का नाम है गॉसियन सतह के या गॉसियन सरफेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके विशेष गुण हैं या विशेषताएं हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे। हेडिंग क्या है आपका? लिखिए गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। गुजरना चाहिए उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र
जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, कई बार इसको पूछा गया, 3-3 नंबर में पूछे गए, तो 3 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अंतिम बिंदु लिखेंगे, पृष्ठ की आकृति। अंतिम बिंदु आप लिखेंगे कि पृष्ठ की आकृति, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए, स्रोत के सममित होना चाहिए, होना चाहिए। आगे इस बात को और पढ़ा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक बिंदु पर, जिससे कि प्रत्येक बिंदु पर, जिससे कि प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, जिससे कि प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिमाण से नियत हो, तथा परिमाण से नियत हो, तथा परिमाण से नियत हो। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, तीनों पॉइंट को नीट और क्लीन लिख लीजिए, क्योंकि आपके मल्टीपल टाइम ये चीज़ आपके पेपर में पूछा गया है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट टॉपिक। राइट डाउन दिस ऑल दीज 3 पॉइंट्स। देखिए, हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को एंड अप कर देंगे, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। और आपका फुली और फाइनल जो कोर्स है वो 31 दिसंबर सन 2021 तक आपका एंड अप हो जाएगा। आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको 1 बाय 1 आप देखिए, और हम यहाँ पे सारी बातों को लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। और यूपी गवर्नमेंट ने अभी 30% कोर्स को भी रिड्यूस कर दिया है, तो इस बात को भी ध्यान दिया जा रहा है। और तीसरी बात, आपका एनसीईआरटी फुली वेस्ट है, तो बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक को अगर आप देखते हैं तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक ऐसे ही हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। तो पहले 3 अनुप्रयोग थे, एनसीईआरटी आप पलटोगे तो वहाँ पे 3 था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो तीसरा जो था सेल वाला, उसको हटा दिया। इस समय 30% के अकॉर्डिंग वो चीज़ हट चुकी है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप एक तो आपके पास देखिए 70% कोर्स है, कोर्स भी आपके पास बहुत कम है, तो 1 बाय 1 सारे चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए। तो अगला हेडिंग आप डाल दीजिए, लेकिन उसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन करेंगे।
तो देखिए फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे लॉ आपको पढ़ने को मिलेंगे, चाहे गॉस के लॉ पढ़ेंगे आप या बायो-सेवर्ट के लॉ पढ़ेंगे, आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा एम्पियर के नियम, तो उन सभी का अनुप्रयोग आपके इस बार सिलेबस में है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हम जैसे नियम जो पढ़ेंगे उसका अनुप्रयोग भी देखेंगे और यही उसका यूजेस भी होता है। तो इसके संदर्भ में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक सीट के बारे में देखेंगे कि एक लंबा सा सीट होगा, ठीक है, अनंत लंबाई का, जिसका अनंत क्षेत्रफल होगा उसके तहत हम उसका ई का मान निकालेंगे। और एक अनंत लंबाई के आपका एक रॉड होगा, आवेशित रॉड, उसके सापेक्ष भी हम लोग निकालेंगे वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप इस बात को बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोग भी इसके बेनिफिशियल हों। क्योंकि पता है कि इस कोरोना पैंडेमिक काल में क्लासेस तो आपकी चल नहीं रही हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग इन दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे बीच बीच में हम इंग्लिश इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, क्योंकि पता है आपको कुछ ही महीनों में, अब तो साल भर भी आप नहीं कहोगे तो कुछ ही महीनों में आपको बीएससी करोगे तो भी आपकी इंग्लिश में होने वाली है, बीटेक करोगे तो भी इंग्लिश में होने वाली है। तो यू मस्ट आप चीज़ों को बाइलिंगुअल देखिए। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों भाषा में, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सब मिलेंगे, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, सब जगह मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।